यूरोप के मशहूर डाकू रोनी बेग्स ने बर्तानिया में 8 अगस्त 1963 को शाही रेलगाड़ी पर पड़ने वाले एक डाके में हिस्सा लिया था। उस शाही डाके को ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहा जाता है। ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी कि रोनी और उनका टोला 26 लाख बरतानवी पाउंड लूट कर फरार हो गया था। बेग्स बाद में पकड़े गए और उन्हें 30 बरस की कैद हुई, लेकिन वो 1965 में वर्ड्सवर्थ जेल से फरार होकर बर्तानिया से बाहर चले गए थे। फिर जब वो 2001 में इलाज के लिए बर्तानिया वापस आए तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। उन्हें 2009 के बाद नमूनिया की शिकायत होने के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। रोनी बेग्स बर्तानिया के शुमाली इलाके में वाक़े कार्लटन कोर्ट केयर होम में 2013 में इंतकाल कर गए थे, मगर शाही ट्रेन में जो डकैती की वारदात उन्होंने की थी वो हमेशा याद रखी जाएगी। शाही ट्रेन को लूटने की अजीबोगरीब प्लानिंग, टाइमिंग और फिर कामयाबी से निकल जाने पर आज भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के उस मशहूर डाकू की मशहूर तरीन रॉबरी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि इंग्लैंड ब्रेगो रेलवे ब्रिज से गुजरते हुए मालगाड़ी की रफ्तार कम होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन एक मकाम पर जाकर रुक जाती है। दरअसल इंजन के ड्राइवर को रुकने का सिग्नल मिला था। उस मालगाड़ी में शाही खानदान की डाक और कीमती सामान के अलावा खतीर रकम भी मौजूद थी, जिसे दीगर इलाकों के डाक खानों तक मुंतकिल किया जाना था। सामान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक की दीगर स्टेशनों पर मुंतकिली के लिए पोस्ट अमला भी मौजूद था। 8 अगस्त 1963 को रेलवे ब्रिज पर रुकने वाली यही मालगाड़ी बर्तानिया में तहलका खेज खबर बन गई। ये मालगाड़ी 7 अगस्त को ग्लासगो स्टेशन से रवाना हुई थी। इसका इंजन 12 बोगियों को खींच रहा था, जिनमें मुतल्लिका महकमों के 72 अफराद भी सवार थे। ये लोग मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर वहां की डाक मुतल्लिका एहलकारों के सपुर्द करते आगे बढ़ रहे थे। इंजन के पीछे लगी हुई बोगी में कीमती सामान और करेंसी मौजूद थी। उस रोज सिग्नल पर गाड़ी रुकने के चंद सेकंड बाद ही इंजन ड्राइवर जैक मिलर के सर पर किसी धाती टुकड़े से जरब लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उधर बोगियों में मौजूद अमले को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। ट्रेन पर लुटेरों ने धावा बोल दिया था। वो चंद मिनटों में लूट मार करके फरार भी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का ख्याल था कि वो जल्द उन तक पहुंच जाएगी। उधर शाही रकम लूटे जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये एक गैर मामूली वाकया था। इसे इंग्लैंड की तारीख की सबसे बड़ी डकैती भी कहा जाता है। उस वारदात के असल मंसूबा साज ब्रोज रेनॉल्ड्स और रोनी बिग्स बताए जाते हैं। ताहम तहकीकात और लुटेरों से गिरफ्तारी के बाद कई मराहिल में तफ्तीश के बावजूद बहुत सी बातें आज तक राज हैं। इस वारदात के हवाले से 2 ऐसे किरदार भी सामने आए जिन्हें आज तक शनाख्त नहीं किया जा सका है। माहिरीन का ख्याल है कि उन्होंने ही डकैतों को शाही डाक और उस रेल से मुतल्लिक मालूमात फराहम की थी और उनसे अपना हिस्सा भी वसूल किया, मगर खुद लुटेरे भी उनकी असल शनाख्त नहीं जानते थे। रेनॉल्ड और उसके साथी शाही रेल से 2.6 मिलियन पाउंड यानी 26 लाख लूटने के बाद मंसूबे के मुताबिक खरीदे गए एक फार्म हाउस में रोपोश हो गए थे। ये 15 लुटेरे थे, जिनमें गोर्डन गोडी, मिस्टर एडवर्ड चार्ली, विल्सन राय, जेम्स जॉन डेले, जिमी वाइट, जिम हेस्बे, बॉब विलिज और दीगर शामिल थे, जो बाद में गिरफ्तार हुए। ताहम पुलिस लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा बरामद नहीं कर सकी थी। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि ट्रेन को जाली सिग्नल से रुकने का इशारा दिया गया था। उस वारदात में किसी किस्म का आतिशी असला इस्तेमाल नहीं हुआ और वो राहजन अमले पर काबू पाने में कामयाब रहे। ट्रेन में 120 मोहर बैग बंद मौजूद थे, जिनसे खतीर रकम निकाली गई थी। चंद दिनों में फिंगरप्रिंट्स की मदद से 13 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वारदात कई दिनों की मंसूबाबंदी और सोच बचार का नतीजा थी। पुलिस के मुताबिक ब्रूस रेनॉल्ड और रोनी बिग्स के साथ गोर्डन और एडवर्ड समेत अक्सर मुल्जिमान का ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था और वो पुलिस रिकॉर्ड में मशकूक या सजा याफ्ता थे। ताहम उनमें से किसी को ट्रेन लूटने का कोई तजर्बा नहीं था। उसके लिए उन्होंने लंदन के बदनामे जमाना डकैत गिरोह साउथ कोस्ट राइडर्स के 3 अरकान की खिदमात हासिल की। ये बॉब विलिज और जिम हेसे थे, जो पहले भी ट्रेन लूट चुके थे, जबकि रोजर कॉर्ड्रे रेलवे सिग्नल में गड़बड़ करना जानता था। मालगाड़ी के इंजन का ड्राइवर नहीं जान सका कि उसे जाली सिग्नल देकर रुकने पर मजबूर किया गया है। गाड़ी रुकने पर उसका मुआविन 26 साला डेविड इंजन से बाहर निकला ताकि ट्रैक के साथ नस्ब टेलीफोन बोर्ड से मुतल्लिका स्टेशन पर राब्ता करके उसकी वजह मालूम करे, लेकिन किसी ने उसे पीछे से दबोच कर बेबस कर दिया और बाकी अमले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद
चंद मिनटों में लुटेरे रेलवे ट्रैक के साथ खड़े अपने ट्रक में मसरूका माल भर के फरार हो गए। मशहूर है कि रोनी बिग्स ने एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर से इस ट्रेन की बाबत मालूमात इकट्ठी की थी और अपने साथी ब्रोस रोनाल्ड के साथ मिलकर ये मंसूबा तरतीब दिया था। उस रेलवे ड्राइवर का नाम पीटर बताया जाता है, ताहम लुटेरों में से कोई भी उस आदमी का अता पता और शनाख्त नहीं बता सका। पुलिस का ख्याल है कि वो एक फर्जी किरदार था जिसकी मजीद खोज वक्त का ज़िया थी। उस वारदात के बाद अखबारात में ये खबर भी शाया हुई कि 3 साल पहले यानी 1960 में पोस्ट ऑफिस के तहकीकाती शोबे ने डाक रेल की स्पेशल बोगियों में अलार्म लगाने की तजवीज़ दी थी ताकि किसी भी किस्म का खतरा महसूस करने पर दरवाजों खिड़कियों की अतराफ लगाए गए खुफिया बटन दबाकर पुलिस और रेलवे इंतजामिया को मुत्तला किया जा सके। उस तजवीज़ पर अगले बरस अमल तो किया गया मगर तमाम बोगियों में ये अलार्म नस्ब नहीं किए गए थे। 1963 ही में सिर्फ 3 HVP बोगियों में ये अलार्म नस्ब किए गए थे। डकैतों की खुशकिस्मती कह लें कि जिस रोज डकैती की ये वारदात हुई उस दिन अलार्म सर्विस काम नहीं कर रही थी। वारदात के बाद इस बोगी को पुलिस ने तहकीकात के लिए 7 बरस तक महफूज रखा और तफ्तीश करते रहे मगर फिर इसे स्क्रैप तस्वुर करके इंतजामिया की मंजूरी के बाद आग लगा दी गई। उस रोज शाही ट्रेन की स्पेशल बोगी में इंचार्ज फ्रैंक के अलावा डॉक का 3 रुकनी अमला और रेलवे पुलिस का इंस्पेक्टर थॉमस केट भी मौजूद था जो ज्यादा मज़ाहमत ना कर सके और कार्रवाई के बाद लुटेरे उस मकाम से 43 किलोमीटर दूर वाक़े फार्म हाउस में जाकर छुप गए। पुलिस ने जाए वकूअ पर मकामी लोगों से आंखों देखा हाल जाना तो कुछ अहम बातें मालूम हुई। किसी ने बताया कि एक डकैत ने ट्रेन एहलकार को खबरदार किया था कि आधे घंटे तक यहाँ से हलने की कोशिश न करें। इससे पुलिस को उनकी नकलो हरकत से मुतल्लिक अंदाजा लगाने में मदद मिली। उधर डकैतों ने फार्म हाउस में पहुंचकर लूटा हुआ माल बराबर बराबर तकसीम कर लिया और ट्रक को आग लगा दी। उसके बाद एक एक करके फार्म हाउस से निकलना शुरू किया। 5 रोज बाद पुलिस उस फार्म हाउस तक पहुंच गई लेकिन वहां कोई नहीं था। पुलिस ने ट्रक के मलबे और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के डब्बों से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी और यूं सबसे पहले राजर कोर्डरे गिरफ्तार हुआ और जल्द ही दीगर मुल्जिमान भी हवालात में थे। 16 अगस्त को मकामी शहरी ने पुलिस को इत्तला दी कि उसे रकम से भरे हुए 2 थैले मिले हैं। ये वही थैले थे जिनमें लूटी हुई शाही रकम भरी गई थी। उसी मकाम से पुलिस ने मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जिनकी बुनियाद पर अगले चंद रोज में 8 डकैत सलाखों के पीछे थे। उनमें से चार्ल्स विल्सन और रोनी बिग्स फरार होने में कामयाब रहे। दिलचस्प बात यह है कि रोनी बिग्स जो एक लुटेरा और मुजरिम था इस केस के हवाले से शोहरत समेटने के साथ लंदन के बागी की हैसियत से भी जाना गया और इसे बहुत अहमियत दी गई। लंदन की तारीख के इस बदउनवान की कहानी कुछ इस तरह है कि रोनी बिग्स 1929 में इंग्लैंड के एक कस्बे में पैदा हुआ। वो 18 साल का था जब उसने एयर फोर्स में मुलाजमत अख्तियार की मगर 2 साल बाद ही माहौल से बेजार हो गया और नौकरी छोड़ दी। उसके 1 बरस बाद कार चोरी करने के इल्जाम में रोनी को जेल की हवा खानी पड़ी। रिहाई के बाद उसने डकैती की एक और नाकाम कोशिश की और दोबारा पकड़ा गया। कैद के दौरान उसकी मुलाकात ब्रोस रिनोल्ड से हुई जो पेशावर मुजरिम था। उस बार रिहाई के बाद रोनी बिग्स ने फैसला किया कि चोरी चकारी नहीं करेगा और रास्ते की जिंदगी गुजारेगा। अपने उसी इरादे की तकमील के लिए उसने बढ़ाई का काम सीखा और उसे मुआश का वसीला बना लिया। 1960 में उसने एक प्राइमरी स्कूल टीचर की बेटी से शादी कर ली। इस जोड़े के यहाँ 3 बेटों की पैदाइश हुई और यूं घरेलू अखराजात रोनी बिग्स की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो अपने खानदान के लिए एक घर खरीदना चाहता था मगर उसके पास रकम नहीं थी। कहते हैं कि उन्हीं दिनों रोनी बिग्स की मुलाकात एक ट्रेन ड्राइवर से हुई और कहा जाता है कि यही वो शख्स था जिसने रोनी बिग्स को शाही रेल के बारे में मालूमात दी थी। इसे अपना नाम पीटर बताया जाता है। तहम पुलिस का ख्याल है कि ये एक फर्जी नाम है और इसके बारे में मुजरिम से खोज के बावजूद कोई अहम मालूमात नहीं हो सकी। रोनी ने बाद में ये मालूमात ब्रूस रिनोल्ड से शेयर की और मिलकर डकैती का मंसूबा बनाया। फार्म हाउस पर छापे में पुलिस ने केचप की बोतल पर रोनी बिग्स की उंगलियों के निशानात पाए और 3 हफ्तों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगले ही साल रोनी बिग्स फरार होने में कामयाब हो गया और पेरिस पहुंच गया। उसने किसी तरह अपनी बीवी को भी पेरिस बुला लिया और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद नए कागजात के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। 1966 में वो ऑस्ट्रेलिया चला गया जहां चंद माह के कयाम के बाद मालूम हुआ कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया और वो इसके नए ठिकाने से भी वाकिफ है। 1967 में रोनी अपने खानदान के साथ मेलबर्न मुंतकिल हो गया जहां मुआश की गर्ज से मुतअद्दिद मुलाजमतें की और 1970 में ब्राजील चला गया। इस डकैती और जेल से फरार के बाद लंदन में हर तरफ उसका नाम सुना जा रहा था और दूसरी तरफ बरतानवी सरकार का ये मुजरिम ब्राजील में एक गुलूकार और राइटर के तौर पर पहचान बना रहा था। अखबारात में पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद की जा रही थी और ये केस हुकूमत की बदनामी का बाइस बन रहा था। ब्राजील में रोनी बिग्स की शोहरत की तफसील भी बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि 1974 में ब्राजील के एक अखबारी रिपोर्टर को किसी तरह रोनी बिग्स की असलियत मालूम हो गई और उसने अपनी
मालूमात को स्टोरी की सूरत अखबार में शाया कर दिया। यूं लंदन में उसका चर्चा नए अंदाज से हुआ। उस पर लंदन ने ब्राजील से रोनी बेग्स की हवालगी का मुतालबा कर दिया। ताहम उस वक्त दोनों मुल्कों के माबैन मुल्जिमान की तहवील का कोई मुआहदा मौजूद नहीं था जिसने रोनी बेग्स को बचा लिया। उधर ब्राजील में लोगों पर उसकी असलियत खुल चुकी थी, मगर उनके नजदीक ये बात अहमियत नहीं रखती थी कि रोनी एक डकैत और मफरूर शख्स है। 1978 में रोनी बेग्स की आवाज में 2 गाने रिकॉर्ड किए गए जिन्हें मुल्क भर में पसंद किया गया। कई बरस बाद 1991 में भी रोनी की आवाज में मजीद 3 गाने रिकॉर्ड हुए, मगर उसे ज्यादा शोहरत 1981 में अपने अगवा की एक कोशिश के बाद मिली। बरतानवी आर्मी के साबिक अरकान के एक गिरोह ने उसे ब्राजीली समंदर हदूद से अगवा करने की कोशिश की थी, जिसे ब्राजीली बहरिया ने नाकाम बना दिया था। ये गिरोह रोनी बेग्स को लंदन पुलिस के हवाले करके इनाम की रकम हासिल करना चाहता था, मगर उनका ख्वाब अधूरा रह गया। 1988 में उस डकैत और उसके अगवा की कोशिश पर ब्राजील में फिल्म भी बनाई गई, जिसका शरीक राइटर भी रोनी बेग्स था। ब्राजीली सहाफी की रिपोर्ट, गुलूकारी, अगवा और इससे मुतल्लिक फिल्म बंदी के अलावा वो एक ऐसे शख्स के तौर पर मशहूर हो रहा था जिसे ब्राजीली हुकूमत की जानिब से लंदन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा था। उस शोहरत का फायदा उठाते हुए रोनी बेग्स की फैमिली ने अपने घर पर डिनर पार्टीज का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे मुआशी हालत बेहतर होने लगी। डिनर पर आने वालों की बड़ी तादाद दरअसल उस शख्स से मिलना चाहती थी जो लंदन की तारीख की सबसे बड़ी डकैती में मुलविस था। लोग रोनी बेग्स से डकैती और उसके साथियों के बारे में सवालात करते और वो उन्हें सारी कहानी सुनाता जाता। वो इसका माकूल मुआवजा वसूल करता। फिल्म, खेल और दीगर अहम शोबों से वाबस्ता शख्सियात भी उसके घर आने लगी थी। उन्हीं में एक इंग्लिश फुटबॉलर स्टीनले मैथ्यू भी था, जिसकी रोनी बेग्स से मुलाकात ने अजीब जादू दिखाया। रोनी बेग्स को ब्राजील के अवाम ने सर आंखों पर बिठा लिया। उसकी तस्वीर काफी के मग्गों और टी शर्ट्स पर नजर आने लगी। वो उसे मुजरिम नहीं बल्कि एक बागी तस्वुर करते थे। 1997 में ब्राजील और बरतानिया के दरमियान मुल्जिमान की तहवील का मुआहदा तय पाते ही लंदन की जानिब से बेग्स की हवालगी के लिए दरख्वास्त दे दी गई, मगर ब्राजीली अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया और रोनी बेग्स को ताहयात ब्राजील में रहने की इजाजत दी। इस तरह कानूनी पेचीदगियों की वजह से रोनी बेग्स फिर लंदन की गिरफ्त से बच गया था, मगर 2001 में सन रसीदा और अमराज का शिकार रोनी बेग्स ने इलाज की गर्ज से खुद बरतानिया जाने का फैसला किया, जहां लंदन एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद वो दोबारा सलाखों के पीछे था। 2009 में उसे नमूनिया हो गया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी रिहाई अमल में आई। रिहाई के बाद मीडिया के सवालात पर रोनी बेग्स ने एतराफ किया कि उसने गलत रास्ते का इंतखाब किया था। उसका कहना था कि वो जेल के बजाय आजाद फिजा में जिंदगी की आखिरी सांस लेना और अपने खानदान के साथ दिन गुजारना चाहता है। रोनी बेग्स ने कहा कि ब्राजील में अगरचा उसे बहुत पजीराई मिली, मगर वहां गुजारे दिन उसके लिए एक किस्म की कैद ही थे। उसने अपने जुर्म पर निदामत का इजहार करते हुए कौम से माफी मांगी। 18 दिसंबर 2013 को रोनी बेग्स हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया।